डियर स्टूडेंट, गायत्री स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और मैं आज है ना आपको थ्योरम बताऊंगा। ठीक है, थ्योरम यानी प्रमेय। प्रमेय अलग अलग टाइप की इम्पोर्टेंट प्रमेय बताऊंगा। और एक प्रमेय आई थी वो वाली तुम्हारी 12.8 वो भी बताऊंगा, और एक 11वें चैप्टर से बताऊंगा। ठीक है ना, तो अच्छी तरह से देखो प्रमेय कैसे करती है। तो इसमें मैं पाइथागोरस प्रमेय है ना 11वें चैप्टर में, वो इम्पोर्टेंट है, तो उसको बताता हूँ। तो 11 पॉइंट कौन सी है पाइथागोरस प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय है 11.9। तो प्रमेय 11.9 इसको पाइथागोरस प्रमेय कहती है। पाइथागोरस प्रमेय। तो ये प्रमेय क्या है? ये प्रमेय है किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। वर्गों के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय है। ठीक है, अब इसको हल कैसे करती है ध्यान दो। समकोण त्रिभुज ये है, जैसे सपोज दैट समकोण त्रिभुज ये है, ये 90 अंश का कोण है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो दिया है, लिखेंगे दिया है में लिखेंगे हम। चलो ये हेडिंग डाल दो, ये काली पेन से, दिया है। तो इसमें दिया है एक समकोण त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है, तथा कोण बी बराबर 90 अंश, ये लिखेंगे। अब वो सिद्ध करना है। तो हमें सिद्ध करना है कर्ण का वर्ग। कर्ण क्या है हमारे पास? ए सी का वर्ग बराबर होगा ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। तो ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। इसके बाद रचना। तो रचना में हमें ना थोड़ा सा काम करेंगे। रचना में हम बी से ए सी पे लंब डालेंगे। तो हमने ए सी पे लंब डाला है बी डी लंब डाला है ए सी पे। अब उत्पत्ति। तो उत्पत्ति यहाँ से ये प्रूफ कर रहे हैं हम। तो यहाँ तक तो सिंपल है। अब ये देखो प्रूफ कैसे करेंगे। तो उत्पत्ति में हमें ना पहले ये वाला छोटा वाला त्रिभुज लेंगे और ये बड़ा वाला, दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करेंगे। और समरूप सिद्ध करके फिर हम कहेंगे समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं के अनुपात समान होते हैं। तो उनके अनुपात बराबर रख के और एक समीकरण बनाएंगे। ऐसे ही फिर ये वाला त्रिभुज लेंगे छोटा और ये बड़ा वाला, इसको समरूप करेंगे और फिर दूसरा अनुपात इससे निकालेंगे, दूसरा समीकरण, और दोनों समीकरणों को जोड़ के ये प्रूफ होगा। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं त्रिभुज ए डी बी तथा त्रिभुज ए बी सी में, ये वाला त्रिभुज ये और ये बड़ा वाला इसमें। तो यहाँ देखिए इसमें हमारे पास है ना ये एक कोण है ना, दोनों में कॉमन है।
इस छोटे वाले त्रिभुज में भी ये एक कोण है और इस बड़े वाले त्रिभुज में भी एक कोण है। तो एक तो लिखेंगे कोण ए बराबर कोण ए, ये दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। एक दूसरा देखिए छोटे त्रिभुज का कोण ए डी बी और बड़े त्रिभुज का ए बी सी, ये 90 अंश है। ये है ना रचना से। तो दो कोण अगर बराबर हो जाते हैं किसी त्रिभुज के तो वो समरूप त्रिभुज हो जाता है। समरूप त्रिभुज में रूप एक जैसे होते हैं, यानी भुजाओं के अनुपात समान होते हैं और कोण समान होते हैं। ठीक है, समरूप त्रिभुज में छोटे बड़े हो सकते हैं। तो ये समरूप हो गए दोनों त्रिभुज। तो त्रिभुज ए डी बी ये समरूप हो गया ए बी सी के बाई कोण कोण उपप्रमेय से। तो समरूप हो गया। तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं के अनुपात समान होते हैं। तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं के अनुपात समान होते हैं। अब अनुपात समान होंगे तो आप देखिए छोटे त्रिभुज की हमने भुजा ली AD और बड़े त्रिभुज की भुजा ले ली AB, ये D है। बड़े त्रिभुज की भुजा ली AB। अब छोटे त्रिभुज का कर्ण 90 के सामने का कर्ण है AB और बड़े त्रिभुज का कर्ण 90 के सामने का AC। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा AB² = AD × AC। तो ये समीकरण है ना फर्स्ट हुआ। अब जैसे हमने ये किया है ऐसा हम दूसरा कर रहे हैं। तो दूसरा देखिए, फिर हम लेंगे ये सेकंड वाला ये त्रिभुज और बड़ा वाला। तो त्रिभुज BDC तथा त्रिभुज ABC में, त्रिभुज BDC इसमें और ये ABC में, तो दोनों में ये C कोण है ना कॉमन है। तो कोण C बराबर कोण C, ये उभयनिष्ठ है। दोनों में कॉमन कोण है। ये छोटे वाले त्रिभुज में भी ये है और इस बड़े वाले त्रिभुज में भी ये है। ठीक है, एक कोण तो ये समान हो गया। दूसरा इस छोटे त्रिभुज का ये कोण और बड़े त्रिभुज का B कोण। तो BDC, कोण BDC बराबर है कोण ABC, ये रचना से 90 अंश का है दोनों। ठीक है, तो दो कोण बराबर हो गए तो ये दोनों समरूप त्रिभुज हो गई। तो त्रिभुज BDC ये समरूप हो गया त्रिभुज ABC के बाई एंगल कोण कोण से ये समरूप हो गया। तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं के अनुपात समान होते हैं। तो हम लिख सकते हैं समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं के अनुपात समान है। तो यहाँ लिखेंगे इसका छोटे त्रिभुज की भुजा ली हमने DC और इसके सामने की बड़े त्रिभुज की BC। अब छोटे त्रिभुज का कर्ण 90 के सामने का BC और बड़े त्रिभुज का 90 के सामने का कर्ण AC। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा BC² बराबर DC × AC। तो ये आया सेकंड। अब समीकरण 1 और 2 को दोनों को जोड़ दो। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर
अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो ये आएगा AB² प्लस BC² बराबर, इधर AD इंटू AC है और इधर DC इंटू AC है, तो इसमें से AC लेंगे कॉमन दोनों में से, तो यहाँ आएगा AD प्लस DC। AD और DC दोनों को जोड़ के AC हो जाएगा, तो इसकी जगह हमें ना AC लिख देंगे तो AC² आ जाएगा। तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है। समझ लो प्रमेय बहुत ईजी है। ये प्रमेय में वो ये कह रहा है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर है ना बाकी के दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो हमने दिया में लिखा त्रिभुज ABC है ना एक समकोण त्रिभुज है और B कोण है ना 90 का है माना। सिद्ध हमें ये करना है कर्ण का स्क्वायर बराबर AB² प्लस BC², ये लिखा। अब हमने रचना में B से AC पर लंब डाला है BD, ये लिख दिया। और उत्पत्ति में हमने पहले ये वाला त्रिभुज लिया छोटा और ये बड़ा, दोनों को समरूप किया। तो समरूप करने में क्या किया हमने, ये दोनों में कॉमन है, छोटे त्रिभुज का ये कोण 90 का है, बड़े त्रिभुज का ये कोण 90 का है। तो अगर दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा तो अपने आप बराबर हो ही जाएगा। तो कोण बराबर होते हैं तो समरूप त्रिभुज होते हैं, तो ये छोटा वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज दोनों समरूप हो गए। और समरूप होते हैं तो संगत भुजाओं के अनुपात समान होते हैं। तो हमने छोटे त्रिभुज की AD भुजा ली, बड़े त्रिभुज की AB भुजा ली। अब छोटे त्रिभुज का कर्ण लिया और बड़े त्रिभुज का कर्ण लिया, तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये समीकरण आया। अब फिर दूसरा ये वाला त्रिभुज लिया और ये बड़ा वाला लिया, तो इसमें ये दोनों में कॉमन है। और छोटे त्रिभुज में A 90 का है, बड़े त्रिभुज में B 90 का है, तो ये भी समरूप हो गए। तो इनकी भी संगत भुजाओं के अनुपात समान होंगे। तो छोटे त्रिभुज की भुजा ली DC, बड़े त्रिभुज की भुजा ली AC, ये आया। अब छोटे त्रिभुज का कर्ण तो 90 के सामने का कर्ण है BC, बड़े त्रिभुज का कर्ण तो 90 के सामने का कर्ण है AC। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो दूसरा समीकरण ये आया। और समीकरण 1 और 2 को दोनों को जोड़ के समीकरण 1 ये है और समीकरण 2 ये है, दोनों को जोड़ा तो जोड़ने के बाद AB² प्लस BC², तो ये प्लस ये। अब AC दोनों में से कॉमन आया, अंदर बचा AD प्लस DC और AD DC मिलके हो जाता है AC, तो AC और AC का गुणा करेंगे तो AC² आएगा। तो ऐसे ये प्रमेय होगी पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, इंपोर्टेंट प्रमेय है 11.9। चलो एक प्रमेय और देख लो 11.1। प्रमेय आप अभी से याद करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। तो 11.1 और देख लो, दो प्रमेय देख लो जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि प्रमेय हमें कैसे तैयार करनी है। तो 11.1 प्रमेय क्या है, 11.1 जो प्रमेय है वो है किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। देखो वो ये कह रहा है एक त्रिभुज है जैसे ये ABC। अब मान लो एक भुजा के समानांतर रेखा खींचे, BC के समानांतर हमने यहाँ पे ये रेखा खींच दी DE। तो हमें ये सिद्ध करना है, ये इसके समानांतर खींची है ना, तो हमें सिद्ध करना है AD/DB बराबर AE/EC, ऐसे सिद्ध करना है।
तो हमें दिया है, हमें दे रखा है एक त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में DE है ना, वो समानांतर है BC के, ये दिया है। ठीक है, और हमें सिद्ध करना है इसमें, हमें सिद्ध करना है AD बटे DB बराबर AE बटे EC, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब वो रचना में, रचना क्यों करते हैं हम? सिद्ध करने के लिए जो जो चीज़ मिलानी है, हेल्प के लिए रचना करते हैं। तो हमने क्या किया है, रचना को करते समय आप एक चीज़ का ख्याल रखोगे कि जो चीज़ रचना कर रहे हो उसको डॉट डॉट करके इंडिकेट करोगे, क्योंकि ये तो हमें दे रखा है सब। अब हम रचना में ऐसे ऐसे करेंगे, डॉट डॉट करके मिलाएंगे, क्योंकि इसकी हेल्प से हम प्रूफ कर रहे हैं, और इससे इसको मिलाया हमने डॉट डॉट करके ऐसे, ये दो मिलाया। अब इससे इस पे लंब डालना है हमें, ये इससे इस भुजा पे लंब डालना है। ठीक है, इसको आप लिख दो यहाँ पे G और यहाँ लिख दो E। अब हम प्रूफ कर रहे हैं। तो रचना में हमने क्या किया है, हमने CD BE तथा CD को मिलाया है, BE तथा CD को मिलाया है, और DG लंब डाला AC पे तथा DG लंब डाला है AC पर, और EF है ये, EF लंब डाला है AB पे तथा EF लंब डाला है AB पे। ये हमने रचना की है। रचना में इससे इसको मिलाया है, इससे इसको मिलाया है, यहाँ से इस पे रेखा पे लंब डाला है, इससे इस रेखा पे लंब डाला है। ठीक है ना। अब उत्पत्ति करते हैं। तो उत्पत्ति में सबसे पहले ये देखो, दो समानांतर भुजाएं हों और एक ही आधार हो। ऐसे देखो, ये दो समानांतर भुजाएं हैं, ये और ये, इसी आधार पे एक त्रिभुज ये बन रहा है मान लो, और एक त्रिभुज ये बन रहा है। तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे एक ही आधार तथा दो समानांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज के क्षेत्रफल समान होते हैं। ठीक है, तो किस किस का क्षेत्रफल समान होगा? BDE का क्षेत्रफल और CDE का क्षेत्रफल। अतः त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। ये पहला समीकरण, इसकी हमें ना ज़रूरत है, इसीलिए हमने ये समीकरण बना के तैयार किया। अब आगे देखिए, अब हम इसको सिद्ध कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए, हम पहले ले रहे हैं त्रिभुज ADE। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे ये ले रहे हैं BDE का क्षेत्रफल। एक ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं, एक ऊपर वाला ले रहे हैं। त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र है 1/2 आधार गुणा लंबावती ऊंचाई।
तो 1/2। अब ADE का आधार लिया हमने AD, और इसकी लंबवत ऊंचाई, अब इस पर लंबवत ऊंचाई क्या है, ये EF। और ऐसे ही इधर लेंगे 1/2। अब इस त्रिभुज की ये वाली भुजा ली DB, और लंबवत ऊंचाई होगी EF। क्यों होगी लंबवत ऊंचाई EF? कि इस पूरी लाइन पे ये EF लंबवत है। आप ऐसे देख लो, जैसे ये है त्रिभुज हमारे पास, ये बना, ये वाला त्रिभुज बना, मान लो ये ऐसे देख लीजिए, ये त्रिभुज है हमारे पास, ये वाला, ठीक है। तो इसकी लंबवत ऊंचाई यहाँ लेंगे, और यही त्रिभुज ऐसे होता तो आधार तो ये है, लंबवत ऊंचाई यहाँ लेंगे इसके समानांतर, ठीक है ना, तो यहाँ लेंगे। तो ऐसे ही समझ लो, आधार हमारा ये है, लंबवत ऊंचाई ये है। अब इसको काट लो, 1/2 से 1/2 काट दो, इससे ये काट दो, तो यहाँ आएगा AD/DB। ये इसका दूसरा समीकरण बना। इधर लिख दो, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये दूसरा समीकरण बना, पहला और ये दूसरा। अब तीसरा देखिए, अब हमने अभी तो ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज लिया था, अब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज लेंगे। तो इसको ले रहे हैं त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे, अब हम ले रहे हैं CDE का क्षेत्रफल, त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। तो ये देखो 1/2 इसका क्षेत्रफल। अब आधार ले रहे हैं हम AE और लंबवत ऊंचाई DG। AE आधार लिया और लंबवत ऊंचाई DG, इसका 1/2 आधार इसका लेंगे EC, और लंबवत ऊंचाई DG आएगी, क्योंकि पूरी लाइन पे यही लंबवत है। तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो ये आएगा AE/EC। और इधर लिखना है हमें त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। तो ये आया भाई तीसरा समीकरण। अब यहाँ से देखिए, ये दूसरा समीकरण है ये वाला, और ये है ना हमारा तीसरा समीकरण है। अब यहाँ दूसरे तीसरे समीकरण से देखिए आप, ये इसका अंश और इसका अंश एक जैसा है, और इसका हर और इसका हर समीकरण 1 से बराबर है। देख लो, इसका अंश ADE, इसका भी अंश ADE बराबर है, और हर में BDE और यहाँ CDE, ये समीकरण 1 से बराबर है। तो इसीलिए ये पूरा इस पूरे के बराबर है, तो ये इसके बराबर है। तो यहाँ लिख दो समीकरण 1, 2, 3 से। एक भी आपको साथ में लिखना है, 1, 2 तथा 3 से। डायरेक्ट लिख दो, ये बराबर ये। तो AD/DB बराबर है AE/EC। बस ये हो गया हैंस प्रूफ। ऐसे आपको ये सवाल करना है, ठीक है। ये यहाँ तक ये सिद्ध जो हुआ है, एक बार फिर देख लो, सिंपल है क्वेश्चन, ज़्यादा कठिन नहीं है। इसमें हमने क्या किया है, वो कह रहा है किसी त्रिभुज के समानांतर खींची गई रेखा, मान लो त्रिभुज ABC है, इसके समानांतर हमने DE रेखा खींची है, तो अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी हमें सिद्ध करना है AD/DB बराबर AE/EC, ये सिद्ध करना है। तो हमने रचना में इससे इसको मिलाया, इससे इसको मिलाया, इससे इस पे लंब डाला लाइन पे, इससे इस लाइन पे लंब डाला है। और हमने यहाँ लिखा है फर्स्ट वाला, एक ही आधार, इसी आधार पे ये
DE आधार पे और ये दोनों समानांतर हैं, एक ही आधार हो और दो समानांतर रेखा हो तो त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, यानी ये त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के। ठीक है, तो ये पहला समीकरण बनाया। अब हमने दूसरा सूत्र से बनाया तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और BDE का क्षेत्रफल ये किया। तो 1/2 आधार गुणा लंबवत ऊंचाई, आधार ये माना और इसमें हमने आधार ये माना है। लंबवत ऊंचाई दोनों पे एक ही है क्योंकि एक ही लाइन है, तो 1/2 से कट जाएगा, लंबवत ऊंचाई से लंबवत ऊंचाई कट जाएगी, ये आएगा। इसी प्रकार ये वाला त्रिभुज लिया है और ये लिया है, तो इसके लिए आधार ये माना है, इसके लिए आधार ये माना है। लंबवत ऊंचाई दोनों के लिए सेम है DG, तो DG से DG कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, ये आएगा। अब समीकरण 1, 2 और 3, तीसरा समीकरण ये, यहाँ से देखो समीकरण 2 में ADE यहाँ है, यहाँ भी है। अब हर में जो दोनों चीज़ें हैं ना वो समीकरण 1 में बराबर हैं, तो ये पूरा इस पूरे के बराबर है, इसलिए ये इसके बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे 1, 2, 3 से ये बराबर है। ठीक है, तो ऐसे आपको ये दोनों प्रमेय करनी है और 2 प्रमेय से ज़्यादा बताना सही नहीं है, आप अच्छी तरह से देखना, कल 2 और बताएंगे। धन्यवाद। कितने मिनट का है?